हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। किसानों के आंदोलन को देखकर लगने लगा है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं। आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान रोजाना कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और ये ठान कर बैठे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस ही नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर राजनीति भी जमकर हो रही है। किसानों के आंदोलन को 93 दिन हो चुके हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आंदोलन 3 महीने से भी ज्यादा समय तक चलेगा, लेकिन किसान इस आंदोलन के बारे में पहले से ही जानते थे। तभी तो किसान शुरू से कहते आ रहे थे कि वे अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चले हैं और आंदोलन आगे बढ़ता है तो पीछे से और भी राशन आ जाएगा। लेकिन जो कदम उन्होंने बढ़ाया है वो तभी पीछे हटेगा जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसने आंदोलन को काफी लंबा कर दिया। सरकार भी कृषि कानूनों को रद्द न करने पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आए दिन कुछ अलग करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। एक तरफ तो किसानों ने युवा दिवस मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ आज महंगाई के खिलाफ व्यापारियों ने भारत बंद किया, जिसे किसानों ने समर्थन दिया। 3 महीनों से सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों ने युवा दिवस मनाया, जिसमें आज मंच संचालन से लेकर सभी कार्य युवाओं ने ही किए। किसान नेताओं ने कहा कि हम यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी छूट न जाए और इसलिए आज युवा दिवस मनाया गया। साथ ही आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया। उचाना में खटकल टोल प्लाजा पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने किसान युवा दिवस मनाया। इस दौरान युवा किसानों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिखी और मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, साथ ही MSP पर भी कानून बनाए जाए। एक तरफ तो किसान युवा किसान दिवस मना रहे थे, तो दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर एक युवा किसान की जान चली गई। युवा किसान नवजोत पंजाब के पटियाला के खेड़ी जट्टा का रहने वाला था, जो 22 फरवरी को ही आंदोलन में शामिल होने पहुंचा था। नवजोत अपने परिवार में इकलौता बेटा था। अपने चिराग के बुझ जाने की खबर के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो चली है। इंद्री पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोला। देखते हो कि चाहे किसान है, कोई यहाँ पर आवाज नहीं उठा सकता है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे दूसरे एक्टिविस्ट हों। जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी उनको अलग अलग नाम दे देते, क्या बोलते हैं, आंदोलन जीवी। यहाँ पर हर एक का अपना अधिकार है, किसानों का अपना अधिकार है, मजदूरों का अपना अधिकार है, दलित शोषित का अपना अधिकार है, मीडिया का अपना अधिकार है। ये सरकार उनकी इज्जत करे, उन्हें मान सम्मान दे। तो वहीं किसान आंदोलन पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया। डिप्टी CM का कहना है कि बिना संवाद के समाधान नहीं निकल सकता। मैंने कल भी बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 40 सदस्य कमेटी को चर्चा समाप्त नहीं करनी चाहिए। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं हो। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लीजिए, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उस पर नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है और मैं उम्मीद रखता हूं कि 40 सदस्य कमेटी जो है ये चर्चा दोबारा शुरू करेगी, जिससे हजारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं तो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट पाएंगे। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। Ready?
तो कब बुझेगी आंदोलन की आग, आइए इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और मिलवाते हैं हमारे मेहमानों से। स्वामी इंद्र हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर से। वीरेंद्र चौहान हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। वीरेंद्र जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। सुमित गौड़ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुमित साहब स्वागत है। योगेश कौशिक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशिक साहब, एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। एक एक कर मैं सभी के पास आऊंगी। शुरुआत कर देते हैं वीरेंद्र चौहान आपसे। सर, इस आंदोलन का समाधान क्या है? मैं रोज पूछ रही हूँ। देखिए अनामिका जी, आंदोलन कोई स्थायी कार्यक्रम नहीं हो सकता। आंदोलन किसी विषय से अपने विरोध या मत भिन्नता को प्रकट करने का एक माध्यम होता है और अपनी बात कह करके कहीं जिद करनी पड़े तो जिद करके कुछ मनवाने की कोशिश का एक तरीका होता है जी। आंदोलन को स्थायी फीचर, स्थायी कार्यक्रम कोई घोषित कर दे या बनाने की कोशिश कर दे तो ऐसा उसको उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस लीडरशिप को दूरदर्शी लीडरशिप नहीं कहा जा सकता, न माना जा सकता है। हर आंदोलन को आखिर में समाप्त होना होता है और समाप्त करने के लिए तरीका क्या होता है? वो होता है संवाद, बातचीत। आप अपनी बात कहते हैं, आप अपना पक्ष रखते हैं। सरकार, क्योंकि आंदोलन सरकार के बनाए कानूनों के खिलाफ है, तो सरकार आपको सुनती है। सुन करके दोनों पक्षों के बीच संवाद से, सहमति से कोई मध्य मार्ग निकलता है, उसी का नाम समाधान होता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस मामले में किसानों का जो तबका आंदोलन कर रहा है, जब से उन्होंने नए कृषि कानूनों का विरोध शुरू किया, अध्यादेश बने, तब से फिर वो बिल के रूप में आ गए, फिर वो कानून बन गए और आज वो निलंबित हैं। इस पूरी अवधि में अनामिका जी, आंदोलनकारियों से बात करने का जो सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है, संवाद के दरवाजे खोले रखने की, वो सरकार ने खोले रखे हैं और किसानों से, आंदोलनकारी किसानों से लगातार ये वीरेंद्र चौहान, जब संवाद के दरवाजे खुले हैं तो वार्ताएं बंद कैसे हो गई? मैं पूरा कर दूं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। दरवाजे खुले रखते हुए हमने लगातार ये कहा है कि इन कानूनों को लेकर आपकी जो आशंकाएं हैं, हम उन आशंकाओं को दूर करने के लिए कानूनों में कुछ संशोधन जो आपकी आशंकाओं को बिल्कुल निर्मूल करते हैं, वो करने के लिए तैयार हैं। ये हम सुन रहे हैं सर, ये हम बार बार सुन रहे हैं, हमें पता है, हमें ये पता है, हमें बिल्कुल पता है कि आप संशोधन के लिए राजी हैं, हमें बिल्कुल पता है सर। आपका आखिरी प्रस्ताव भी पता है। अभी आपने कहा कि समाधान मिलेगा जब वार्ता होगी और संवाद होगा, तो संवाद बंद कैसे हो गया? वो भी आपको मालूम है। फिर उत्तर मुझे दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझसे प्रश्न किया तो मैं उत्तर देने का अवसर प्राप्त कर रहा हूं। आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप ही बोलिए। जी 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 जी। जब अंतिम दौर की वार्ता में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने मेज पर बैठे थे, तो सरकार ने अपनी ओर से जो संशोधन संभावित हैं, जो करने की गुंजाइश है, वे सारे के सारे उनके सम्मुख रख दिए थे और कहा था कि आप इन पर विचार कर लें, इनको स्वीकार कर लें, आप हाँ भर देंगे तो हम इनको अमल में ले आएंगे। लेकिन आंदोलनकारी किसानों में शायद कुछ वो आंदोलन जीवी किस्म के लोग हैं जिनका जीवन आंदोलन चलते रहने पर ही जीवित रहेगा। उन्होंने उन प्रस्तावों पर विचार करने से आंदोलनकारियों को रोका हुआ है। स्वामी इंद्र, जवाब दें। एक वाक्य कहने दीजिए अनामिका, एक वाक्य में समेट दीजिए जल्दी सर। मैं बिल्कुल एक वाक्य में समेटूंगा। सरकार ने जो प्रस्ताव दिए, सदाशयता से दिए,
क्या ये हठधर्मिता नहीं है रुकिए कि स्वामी हम रुकिए। तो कानूनों को ही वापस करवा कर मानेंगे? ये संवाद की इच्छा है क्या? ये समाधान की इच्छा को प्रदर्शित करता है क्या? ले लेती हूँ सर, जवाब ले लेती हूँ, चाहते हैं, हम बदलने के लिए हाँ, बोलिए, तैयार स्वामी, हैं बोलिए। और वो कहते हैं कि समाप्त ही करके मानेंगे। हो गया सर, एक वाक्य हो गया, रुक संवाद जाइए, के रुक जाइए। दरवाजे वहाँ बंद हुए हैं। संवाद हमने बंद नहीं किया। हाँ, मैं यही जवाब ले रही हूँ, मैं यही जवाब ले रही हूँ। लीडरशिप ने किया है। ठीक है, मैं यही जवाब ले रही इसकी हूँ। जनता हाँ। तड़पती दिखाई नहीं दे रही। हाँ। लोग इनसे पूछ रहे कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। लोग इनसे पूछ रहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कानून पे बात कर लो भाई साहब। जरूरी वस्तु अधिनियम जो था इधर उधर की ना बात कर, क्यों मूल आज ये मसले पर आ कालाबाजारी जाओ। का कानून बन गया? लोग बताएं, लोग पूछना चाह रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं भाई कालाबाजारी को क्या सरकार बढ़ावा क्यों देना चाहती है? देश के खाद्य संसाधन सिर्फ चंद पूंजीपतियों के गोदामों में भरकर भूख के ऊपर व्यापार में सरकार क्यों शामिल होना चाहती है? ये बताएं, देश सुनना चाहता है आपसे। वीरेंद्र जी बताइए, क्यों आप मुंह छुपा रहे हैं अपना? बताइए, देश सुनना चाहता है। चोरी में क्या साझा है आपका? बताइए। बोलिए सर। मैं उत्तर देता हूँ। सर जल्दी से 3 मेहमान और हैं। हाँ। सरकार किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुके, किसानों को मंडी की एक तरफा गुलामी से मुक्ति मिले, इस मकसद से कानून लेकर आई है। जिनको इसमें चोरी नजर आ रही है, मेरा आरोप ये है स्वामी जी, बीच में मन में चोर है। रुक जाइए स्वामींद्र, रुकिए। 3 और गेस्ट हैं मेरे साथ, बहुत शांति से बैठे हुए हैं। रुक जाइए प्लीज। बताइए कालाबाजारी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सुमित साहब, आप अपनी बात रखिए। स्वामींद्र बीच में नहीं, प्लीज। हाँ, सुमित गौर। अनामिका जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला, इन्होंने तो आंदोलन करने पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। तो मेरे साथी से मेरा एक सवाल इससे भी है, जब 2012-13 में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी हरे भरे देश और प्रदेश में, आपको ऐसा क्यों लगा सुमित गौर कि इन्होंने आंदोलन करने पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री आंदोलन करने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। अभी इन्होंने बोला आपके सामने, जब इन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी कि आंदोलन करने का राइट क्या केवल बीजेपी के नेताओं के पास है? गैस सिलेंडर सर के ऊपर रख के नहीं, राइट पर तो बात नहीं हुई सर, राइट पर बात नहीं, राइट पर बात नहीं को ये जो अपने घर बार परिवार छोड़ के बैठे झूठ हैं, मत बोलिए, गुमराह मत करिए, सपाट बात करने की हिम्मत कीजिए। और बारी बारी से रुक जाइए। आपको किसने रोका आंदोलन करने से? कि अपनी हर धर्म छोड़िए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। मेरे बात बोलना। हो गए हैं मेरे वो बात शांत बोलना। सर, बोलिए। आप बीजेपी के तमाम नेताओं से मेरी अनामिका जी आपके चैनल के माध्यम से अपील है, अपनी झूठी हट को छोड़िए। एक किसान भाई जो बैठे हैं, इनकी बातों को मानिए और इस अध्यादेश को वापस लीजिए। आज तकरीबन इतना टाइम निकाल दिया, जितने महीनों और या जितने घंटे या जितने दिन इन किसान भाइयों ने, इनके परिवार ने बॉर्डर पे सड़कों पे लगाए हैं और पॉलिटिकल शिकार भी हुए हैं, ये बीजेपी की कूटनीति का ये शिकार भी हुए हैं। तो इतने मिनट भी इनका कोई मंत्री, इतने सेकंड भी कोई संतरी, कोई कार्यकर्ता इनका दुख साझने आया इनके यहाँ पे? अपने आप बुला लेते हैं, फिर दुत्कार के बिना कुछ मांगे भेज देते हैं। ये किसान नहीं मानेंगे। इस देश का किसान अब जागरूक हो चुका है, बातों में नहीं आएगा, जुमलों में नहीं आएगा। जब तक आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, वो भी डटे हुए और अब पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आप देख रहे हैं हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, मैं आपका भी इस पैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। और आपने सुना सबों को, आप तकरीबन कुछ मिनटों से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आपको लगता है इस आंदोलन का क्या हल है? कोई छोर ही नजर नहीं आ रहा सर। देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से अभी वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आंदोलन जीवी और पता नहीं क्या क्या उपमाएं किसान बंधु अन्नदाता बंधु को दे रहे हैं। देखिए, इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो इन्होंने कोरोना काल में जिस प्रकार से अध्यादेश लाए, उसका कोई स्पष्टीकरण ना इनके पास है, ना बीजेपी के बड़े आकाओं के पास है। और जब इनका जो समय था उस पे ही पहला प्रश्न चिन्ह है। ये सिर्फ बरगलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिन किसानों को चंद बता रहे हैं और मतलब कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ने की इनकी इच्छा है। जब पंजाब में पटरियों पे बैठे रहे तब ये कहते रहे कांग्रेस प्रायोजित है। वो जब वहां उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो जिस प्रकार से हरियाणा में प्रवेश किया
जो हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने यहाँ दिल्ली में आने के बाद जिस प्रकार से कील और अवरोध पैदा किए, और आज तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। आपने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार उत्तर भारत का न्यूनतम तापमान था, विषम और विपरीत परिस्थितियों में किन किन हालात में किसान अन्नदाता यहाँ जड़ा बैठा हुआ है, और जिस प्रकार से परेशान होके, दुखी होके, अनेक चैनल्स पे रिपोर्ट भी आई है कि किसान अपनी फसल भी काट रहे हैं, जला रहे हैं, वो सारी इनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये निसंदेह किसान का सोचना इन्होंने बंद कर दिया है। मैं तो आप रुकिए, मैं तो आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं कि किसान की सुध ले, इस अन्नदाता ने ही की ही वजह से आज अगर आपकी जीडीपी -23.9 पे भी जाके कहीं रुकी है, तो उसका कहीं ना कहीं ये किसान का ही करिश्मा है। इस किसान के करिश्मे को ये पहचाने, और जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से ये देश चल रहा है, जो आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, उन बातों को समझो और इनको इतना ना सताओ, इनको मजबूर मत करो, इनकी बात को आप सुन लो। और जिस प्रकार से एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, C2+50 का फार्मूला लागू कर दो, सारी बात वैसे ही समाप्त हो जाएगी। क्यों नहीं करते आप इस वायदे के साथ आए थे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वायदा किया था ना कि पहली कलम से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली गद्दी पर बैठेगा और पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, कहां टूट गई कलम वो, या गिर भी रख दी? उन बातों का जवाब दो। क्या बरगला रहे, क्या बता रहे? आ रही हूँ सर, एक प्रतिक्रिया और लेनी है, मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अब एक करके जवाब अगर लूंगी तो ज्यादा वक्त जाएगा और बाकियों को मौका नहीं मिलेगा। कौशिक साहब, सबको सुना आपने, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मेरा मानना ये है, मैं ना इससे कानून की एकदम राइट आउट मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता हूँ। हाँ। ये एक समय आता है कि आज के दिन ये कानून है, कल को ये भी बदलेंगे। एक समय आता है कि आपको उनको कुछ चेंज करना होता है, लेकिन उसके अंदर मोदी जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनके पास बहुत सारा शब्दकोश है, वो लोगों को समझा सकते हैं। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सरेआम इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट किया है कि भाई आज के दिन प्राइवेटाइजेशन जरूरी है और ये हमारे देश के लिए जरूरी है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये कि एक क्लियर कट जो इनके दिमाग में है कि भाई इसमें से क्या लाभ होने वाला है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, सबकी समझ में आएगा। क्यों कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद नहीं होता, स्पेशली बड़ा? उसके पीछे रीजन है, उसका डिसीजन है कि मेरा प्रोडक्ट इतने का बन रहा है और मैं इतने में बेचूंगा, और इतने में मेरी पूरी की पूरी खरीदारी और ओवरहेड सारा का सारा होता है। तो इंडस्ट्री जब मेरा मानना यह है कि जब आप ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन ही मानूंगा मैं इसको, जो कानून आ रहे हैं, इनमें आप एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन अब इससे आगे हम बात बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब इसमें जो 3 कानून हैं, उन 3 कानूनों में जो एक एसेंशियल एकोमोडिटी का है, उसमें किसान को कहां लाभ होगा? नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो मंडियों की बातें कर रहे हैं, उसमें किसान को कहां लाभ होगा? नहीं होगा। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि इसमें कोई दो राय नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगी। लोग चाहे मना करें, मैं जानता हूं, क्योंकि जब उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो जाएगा उसका, तो वो बढ़ेगी। लेकिन यहां तो देश का दुर्भाग्य ये है कि जब किसान की प्रोडक्ट बढ़ता है, उसके रेट गिर जाते हैं, और आप अपने सामने ही देखो वो चीजें रोड पे फेंकी जाती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है, वो उसका जवाब बीजेपी सरेआम क्यों नहीं देती है, क्यों नहीं कहती है, क्यों नहीं कानून बनाती है, वो है एमएसपी। कि कुछ भी हो, आपका एमएसपी पे ये चीज खरीदी जाएगी, जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट का वो खरीदा जाता है। अब इसमें भी एक चीज ऐड कर देता हूं मैं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट खुद तो अरबोंपति होता है, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी हो गए हैं, खुद तो होता है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉई हैं वो लगभग वहीं रहते हैं। जो साइकिल पे चलते हैं साइकिल पे ही चलते हैं, जो मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं बेचारे मोटरसाइकिल पे ही चलते हैं। एग्जैक्टली। तो उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो किसानों का यही डर है, जो मुझे भी डर है, इसमें कोई दो राय नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं होगी और ये सारे कानून लगेंगे, तो वो बेचारा मजदूर। मैं आपकी बात का पहले जवाब ले लेती हूँ, सभी की बात का जवाब आप दे दीजिए चौहान जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ कौशिक साहब। अभी सवाल है मेरा बाकी आपके लिए। चौहान जी। कौशिक जी से इतना मैं सहमत हूं कि व्यवस्था हमेशा एक जैसी रह नहीं सकती, रहनी नहीं चाहिए। अगर कृषि के विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो व्यवस्था वर्तमान मंडी व्यवस्था में है, अगर ये इतनी बेहतर होती, अगर ये बहुत ही अच्छी होती, तो इस देश में किसानों को बहुत बेहतरीन दाम मिल रहे होते, बहुत बेहतरीन
उनको उनके खजाने भर गए होते और उन पर कोई संकट नहीं होता। देश के किसानों ने पिछले 10, 20, 30 सालों में बिल्कुल आत्महत्याएं नहीं की होती और अगर कुछ ने की थी तो वो सिलसिला रुक गया होता। क्योंकि वर्तमान यानी इन कानूनों के बनने से पहले की व्यवस्था में खामियां हैं, समस्याएं हैं, इसीलिए कृषि सुधार की मांग, कृषि कानूनों में, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार की मांग वो बरसों से हो रही थी। हमने वो व्यवस्था सुधारने के लिए ये कानून बनाए और इन कानूनों का मकसद, अनामिका जी फिर दोहरा दूं, किसान को मंडी की दास्ता से मुक्ति दिलवाना, किसान को उसके दाम, जैसा कि कौशिक जी ने कहा कि प्राइवेट कोई निर्माता, मैन्युफैक्चरर, उद्योगपति अपनी फसल का दाम स्वयं तय करता है। रुकिए सर, तो आप क्यों नहीं स्वामी इंद्र रुकिए, 4 लोगों को वो एक साथ जवाब दे रहे हैं। स्वामी इंद्र रुकिए, आप रुकिए सर, रुकिए। स्वामी जी आप मुझे सुन रहे हैं? रुकिए सर, एक लाइन का काउंटर आप करें तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन बीच में पूरी बात मत काटिए। आप सुनिए, वो 4 लोगों को एक साथ जवाब दे रहे हैं। सर केवल सवाल ही पूछते रहेंगे तो फिर हम समाधान तक नहीं जाएंगे। कम से कम डिबेट पर जाने दीजिए किसी एक सोल्यूशन तक। रुकिए, वो 4 लोगों को जवाब दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ। इनके पास जवाब नहीं है, दे रहे हैं ना वो जवाब, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। रुकिए रुकिए, आप रुकिए, जवाब दीजिए चौहान जी अपनी बारी में, अपनी बारी में। चौहान जी, मैं ये कह रहा हूं, व्यवस्था को बदलने का, नए विकल्प खोलने का, मंडी से बाहर भी वो बेच सके और जैसा कौशिक जी कह रहे थे कि उसको भी तो कभी कभी अवसर मिलना चाहिए कि वो अपनी फसल को उस दाम पे बेचे जिस पर वो बेचना चाहता है, उस दिशा में कदम बढ़ाने की व्यवस्था ये कानून करते हैं। जब प्राइवेट ऑपरेटर, प्राइवेट कारोबारी को आप भंडारण की सुविधा नहीं देंगे कौशिक जी, तो वो खरीदेगा कैसे? खरीदेगा नहीं तो किसान को मंडी से बेहतर दाम कैसे देगा? ये आपस में जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। तीनों के तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान को मंडी की दास्ता से मुक्ति देते हुए वैकल्पिक बिक्री का, बीच में ना बोलें आप, मेरा फिर प्रवाह टूटता है, मैं फिर उत्तर पूरा कैसे करूंगा? किसान को अपनी उपज बेचने का, अपनी उपज के दाम निगोशिएट करने का एक वैकल्पिक मार्ग ये कानून देते हैं। अब देखिए, हमने सुधार का एक व्यवस्था देश के सामने रखी, कानून लेकर आए। मैं अनामिका जी एक बात कहता हूं कि इस देश में नहीं, दुनिया में जब कभी भी कोई सुधार की तरफ बढ़ता है तो उसका विरोध कुछ लोग, इनको रोक लीजिए, इनको रोक लीजिए प्लीज। ये तो कोई लोग नहीं। अपनी बारी में पूछ लीजिएगा, अपनी बारी में पूछ लीजिएगा। रुकिए रुकिए, अभी उन्हें C2+50 का भी जवाब देना है। रुकिए आप कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप बोलते रहेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा। कोई नहीं सर, सवाल बीच में पूछ सकते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। किसान को रेट तय करने का अधिकार देता है। ठीक है, सवाल पहुंच गया। स्वामी इंद्र आपका सवाल पहुंच गया, रुकिए, जवाब लीजिए। और कंपनी को अपने अधिकार, स्वामी इंद्र कमाल है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। स्वामी इंद्र कमाल है, आप मुझे भी नहीं सुन रहे हैं सर। कहीं भी न्याय स्वामी इंद्र आप मुझे सुन रहे हैं क्या? आप मुझे सुन रहे हैं स्वामी इंद्र? सर डिबेट को होने दीजिए प्लीज, प्लीज होने दीजिए। अपनी बारी में सवाल पूछिए ना सर, आप अपनी बारी में सवाल पूछिए। स्वामी इंद्र मैं बिल्कुल नहीं बीच में बोलने की इजाजत दूंगी आपको, मैं किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं दे रही। रुक जाइए प्लीज, चौहान जी खत्म करें, आ रही हूं मैं सर। और भी 3 गेस्ट हैं, और भी 3 गेस्ट हैं, यहाँ 1 to 1 नहीं चल रहा सर, बहुत बड़ा पैनल है यहाँ पर, सबको मौका मिलना चाहिए। बोले चौहान जी, जल्दी खत्म करें। अनामिका, जब भी कहीं दुनिया में कोई सुधार होता है तो कुछ लोग विरोध करते ही करते हैं और कुछ विरोध बिल्कुल तर्कहीन होते हैं। आपने कहा कि लंबे समय से कानूनों की मांग थी तो हम कानून लेकर आए, लेकिन किसान कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमने तो मांगा ही नहीं था। देने देंगे आप? अब आप भी उत्तर नहीं देने दे रहे मुझे। नहीं, मैं तो आपकी बात को काउंटर करूंगी ना सर। तो अब मैंने बात कही नहीं, काउंटर आप पहले कर दीजिए। आपने पहले ये बात बोली कि नहीं बोली? आपने ये कहा कि नहीं कहा कि लंबे समय से मांग थी इसलिए हम लेकर आए? जी, वो किसान कह रहे हैं हमने मांगा नहीं है। मैं इस प्रश्न का 10 बार उत्तर दे चुका हूं, फिर भी दे दूंगा, लेकिन जो मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं वो पूरा करने दीजिए कृपया करके। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि सुधार जब भी होता है कुछ लोग विरोध करते ही करते हैं और कुछ लोग इतना कुतर्क करते हैं विरोध में कि हंसी भी आती है। उदाहरण दे रहा हूं, भाखड़ा नंगल डैम बनना शुरू हुआ भारत में, तो कुछ लोगों ने, उत्तर भारत के यूपी के कुछ पॉलिटिशियन थे, हरियाणा के भी कुछ लोग थे, उस समय हरियाणा नहीं था, पंजाब के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ये कहकर किसानों को भड़काया कि भाखड़ा नंगल डैम बन जाएगा,
पानी डैम में से होकर के गुजरेगा, बिजली वहां निकल जाएगी और तुम्हारे पास जो पानी आएगा उसमें ताकत नहीं होगी, तुम्हारी फसल को उस पानी का कोई फायदा नहीं होगा। जब हरित क्रांति की तरफ ये देश बढ़ना शुरू हुआ, उस समय भी कुछ लोगों ने कुतर्क करके उसका विरोध किया। कुछ तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन कुतर्क भी होता है। हमारा ये कहना है कि विरोध करने वालों के कारण जो ये कह रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, नहीं बोलिए बीच में, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। कुछ लोग क्योंकि ये कहते थे कि भाखड़ा नंबर डैम बनते समय पानी में से बिजली निकाली जाएगी, आप दोनों शांत होइए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं सुखबीर तंवर और सुमित गौड़ के साथ लौट रही हूँ। आंदोलन की आग, इसका जवाब आइए एक बार फिर पैनल के जरिए ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद बिना देरी किए पैनल की तरफ रुख करूंगी। मैं सुखबीर तंवर आपके पास आ रही हूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि जमकर राजनीति हो रही है इस आंदोलन के नाम पर, क्यों कहा जा रहा है और इसमें गलत क्या है? देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से मैं अनेक बार चैनल पे डिबेट हो चुकी है। हाँ, पहली बात तो, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही सर। पहली बात तो ये है, जो मैंने पहले भी कहा, जो वक्त था वो टाइमिंग बहुत गलत थी, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस भी एक विषय पे बिल्कुल विफल होगी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो अनुशंसा थी, वो नहीं लागू कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उस अवसर को बहुत बेहतर भुनाया। लेकिन आज 7 साल हो गए हैं और ये कोई हमारी आपकी किसी की बात नहीं है, ये भी एक अनुशंसा। उस पर आखिर C2+50 पे इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में दिक्कत क्या है? अगर ये जब तक किसान को समृद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक किसान की लागत का कम से कम, वो जो लागत है वो भी न्यूनतम काउंट है, उसमें कोई अधिकतम नहीं है, तो न्यूनतम पे भी अगर आप 50% उसके परिवार को उसका मेहनताना नहीं दे सकते, तो फिर उस बात का कोई अन्यथा फायदा नहीं है। इन बातों को बहुत इनको गंभीरता से समझना चाहिए। दूसरी बात, जो कानूनों की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बहुत गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अनामिका जी। विषय इसमें, जैसा कि अभी कौशिक साहब ने बताया, जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। और सरकार अगर नहीं, आप बीच में ना बोलो, गुमराह नहीं करो। क्या आप हम सब चुप हो जाते हैं? आप समझाइए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का क्या फायदा किसानों को? नहीं, हम चुप हो जाते हैं। आप इस देश और प्रदेश को बताएं कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट का क्या फायदा किसानों का, आप बताएं। जब व्यापारी को आप भंडारण नहीं करने दोगे तो वो किसान से अच्छे दाम पर खरीदेगा क्यों? कैसे खरीदेगा? खरीद के रखेगा तो सरकार उसको दंड देना शुरू कर देगी। किसान को क्या फायदा होगा? इधर उधर की बात आप करें, आप सीधे शब्दों में समझाएं कि किसान को इस अमेंडमेंट का क्या फायदा है। निसंदेह अमेंडमेंट पूंजीपतियों को पोषित करेगा, किसानों को शोषित करेगा। और आपकी तो नीति ये है कि किसानों को शोषित करो, पूंजीपतियों को पोषित करो, और आपका चीज ये रहा है। और आपने इस बात को साबित किया है। निसंदेह जो काला बाजारी है वो आपका पहले भी जो मीडिया से वो सारा किया, बारी से किसान के दुश्मन वाली भूमिका से आप पता नहीं क्या समझा रहे हैं। सीधी बात बता दें आप, इस अमेंडमेंट का क्या फायदा है? आपके पास है नहीं जवाब इसका। भंडारण की सुविधा क्यों चाहिए? भंडारण की सरकार है, आपने तो भंडारण करवा के इस देश में महंगाई बढ़ा दी। आप तो भंडारण के शौकीन है, आपके मित्र भंडारण के बारे में जानते नहीं क्या? जवाब ले लीजिए। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। एक वाक्य में पूछूंगा कि अगर व्यापारी को भंडारण की छूट नहीं दोगे तो वो किसान की फसल को खरीदेगा क्यों? अच्छा दाम देगा क्यों? क्योंकि भंडारण करते ही तो उसके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करने चले जाएंगे। अरे भाई, किसान की फसल अच्छे दाम पे खरीदे, इसलिए उसको भंडारण अच्छे दाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्यों नहीं तय करते? गारंटी क्यों नहीं देते? आप करवाओ भंडारण जो कराना है। आप MSP तय कीजिए ना, कानून में गारंटी दे। आप स्वामीनाथन के हिसाब से आप MSP तय करें। वीरेंद्र चौहान, सुमित साहब मैं आप ही के पास आ रही, रुक जाइए जरा, इनका जवाब मिल जाए। रुकिए स्वामी, वीरेंद्र चौहान जी, चौहान साहब आप मुझे सुन रहे हैं?
कई बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का इन्होंने जिक्र कर दिया सुखबीर तंवर ने, और वो C2+50 का जिक्र कर रहे हैं। बस इस एक लाइन का, इस एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं सुमित साहब के पास जा रही हूँ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यकाल में आई, कई बरस तक वो रिपोर्ट खूंटी पर, और हरियाणवी में कहना हो तो टांड पे या टांडी पे टांग कर रखी ने। हमारी सरकार बनी तो उस रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशों को हमारी %50 की बात करें, %50 बताएं। झूठे लोग बीच में बोलते हैं। उत्तर सुन लीजिए, अनामिका का उत्तर दे रहा हूँ, उसके बाद जी आप ही के पास आ रही हूँ, उन्हें 1 मिनट बोलने दें। सुमित गौर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। स्वामी सर, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पूरी डिबेट में बोलते रहिए। लूटने का काम किया है, यही कारण है कि चौहान जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? का मतलब काला बाजारी कर रही है। वो 1965 वाला दिन इस देश में हम लाना चाहते हैं। तो 1965 के अंदर देश के अंदर लोग स्वामी जी आप तो मदद कर रहे हैं कि जवाब दिए बिना चले जाए। वो आप मदद कर रहे हैं। रुकिए, आप जवाब लेने दीजिए। बोलिए सर, C2+50। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की वह रिपोर्ट जिसको कांग्रेस ने खूंटी पर टांग रखा हुआ था, हमने उसको वहां से उठाया और हमने उसकी अधिकांश सिफारिशों को लागू कर दिया। उसमें लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना भी शामिल है। हमने समर्थन मूल्य के बीच में बोल रहे हो, हमने समर्थन मूल्य वाली फसलों की संख्या बढ़ा दी। अरे बीच में मत बोलो, ना समझ लोगो, शिष्टाचार सीख लो। हमने न केवल समर्थन मूल्य बढ़ाया, हमने समर्थन मूल्य का दायरा बढ़ाया, हमने समर्थन मूल्य, बीच में मत बोलो, आपकी बात भी नहीं बोलने दूंगा, फिर मुझे भी आता है बीच में बोलना। समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना मिले, इसकी व्यवस्था हमने लागू। अनामिका हमने 1.5 गुना समर्थन मूल्य लागत से देने की व्यवस्था लागू की, स्वामीनाथन की अधिकांश सिफारिशों को लागू किया, और स्वयं डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान आयोग अर्थात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन टेलीविजन डिबेट में बैठकर तथाकथित किसानों के प्रतिनिधि बारंबार एक ही बात की रट लगाए रखते हैं कि स्वामीनाथन लागू नहीं किया, स्वामीनाथन लागू नहीं किया। आप बड़ी बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, स्वामीनाथन लागू नहीं किया, पे आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। की बात करें, मैं आंकड़ों के साथ बता देता हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे से बात कर रहे हैं। कौशिक साहब के पास भी जाना है, रुकिए। रामनाथन आयोग लागू नहीं किया। चौहान जी हो गया। सुमित साहब कांग्रेस ने बंद नहीं किया और अब 7 साल से आप भ्रमित कर रहे हैं। सवाल हम पर उठा रहे हैं सर, हो गया। उन्होंने लागू की, उन पर 3 बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। बैठे रहे। सुमित गौर, सुना आपने वीरेंद्र चौहान को, जिन्होंने लागू की उन पर सवाल, जिन्होंने लागू नहीं किया वो सवाल पूछ रहे हैं। सुमित गौर, मैंने सुनी एक बात पे आ रहा हूँ, आ जाइए। मेरी 3 बातें इनसे। पहली बात तो किसानों ने कोई मांग करी थी अध्यादेश लाने की, एक भी किसान ने मांग करी है, बता दो। नंबर दूसरा, कोविड के टाइम में सब लोग कोविड से जूझ रहे थे, उस समय उन्होंने आपात बैठक बुला के इस अध्यादेश को लागू किया। ऐसी क्या आपात स्थिति थी? नंबर तीसरा, ये जिस स्वामीनाथन की दुहाई कांग्रेस के नाम पे दे रहे हैं, अब 7 साल से सरकार इनकी है देश में, प्रदेश में, अब कहा गया स्वामीनाथन जो इनका नंबर 1 हुआ करता था इनके एजेंडे में चुनाव के समय, तो इनके घोषणा पत्र में ये देखिए खाली बातें करना चाहते हैं। ये देश को धर्म पे, जाति नाम पे बांटना चाहते हैं, ये इस देश की GDP अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, ट्रिपल ए समझते हैं। करने वाले हो गए, ये तो दोनों बात हो गई। और अंबानी, ये तो पूरा झूठ हो गया ना। आटे का सौदा बनाने का काम नहीं किया। आता। पूरा चौहान जी खुद ग्रामीण अंचल से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उसके बावजूद किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस समय बीजेपी कांग्रेस साइड में कर दीजिए, इन किसानों को आ जाइए सर, स्वामीनाथन से वापस आ जाइए। परिवार से मैं कृषि कानूनों पर ही आ जाइए सर। मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है,
कौशिक जी, झूठ बोल रहे हैं। जहाँ पर इस तरह की विचारधारा है और किसानी की बात जहाँ होती है, जहाँ अन्नदाता के हक में बात होती है, वहाँ पर भी हम राजनीतिक छींटाकशी कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं इस पैनल में भी क्या चल रहा है। ऐसे में हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे क्या? आप लोग रुक जाइए प्लीज, विश्लेषक को सुनिए। सर अब मैं जरा थोड़ा सा बोल लेता हूँ। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगता है हाँ। जब किसान इस तरीके से जो है वहाँ पे बैठता है, परेशान होता है। मैं खुद होके भी आया हूँ वहाँ पे 2-3 बार, ठीक है, मैंने देखे हैं कितने बुरे हालात में वो आज भी 18 साल का युवा किसान गया। इन सबसे बड़ी बात ये जो आपने सवाल किया, ये मैं सर प्लीज, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, प्लीज सर, अगर वहाँ पे कोई मौत हो जाती है, कम से कम उसके लिए शोक प्रकट 223 हाँ 200 से ज्यादा हो चुकी है, कोई शोक प्रकट भी नहीं करता है, ठीक है। कितनी मतलब हमारी नैतिकता इतनी नीचे गिर गई है। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की, जो हम वहां पे आ जाते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा, निकल सकता है। देखिए, किसान कानून या किसान का जो मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मुझे बड़ा खुशी होगी कि अगर किसानों को उनके दाम मिलेंगे तो। अब मैं बताता हूं आपको बहुत छोटी सी चीज, किसान क्या मांगता है या किसान को जो मिल रहा है वो क्या है, मिनिमम, मतलब वो भी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, ठीक है। और जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना माल बेचता है तो उसका होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये किसान को मिनिमम मांग रहा है, उसको मिनिमम नहीं मिल रहा है। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट की चीज, आलू 50 ग्राम का जो है, 50 ग्राम आलू जो है वो बिक रहा है 50 रुपए का, उस पे एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं जो मेरे भाई कह रहे हैं वीरेंद्र जी, इन्हीं को मैं सवाल फेंक देता हूं, अब ये बीच में बोल रहे तो ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, इसका हल्फनामा दिया था बीजेपी ने कि हम ये लागू नहीं कर सकते हैं। मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि एमएसपी थी और एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ 6% फसल हिंदुस्तान की, सिर्फ 6% फसल जो हिंदुस्तान की है उस पर एमएसपी देते हैं, और वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इन्होंने कही है, ये जो एसेंशियल एकोमोडिटी की बात कर रहे हैं ना, एसेंशियल एकोमोडिटी की जो बात कर रहे हैं ना, मैं एसेंशियल एकोमोडिटी की बताता हूँ। कोई भी व्यापारी उठाएगा, अपने यहाँ भंडारण करेगा, मैं मानता हूँ वो तब तक करेगा जब तक उसको उससे ज्यादा कहीं प्राइस मिलेगा। ये एक इंटरनेशनल मार्केट बनेगी, तो क्या होगा कि जो हिंदुस्तान में जिस रेट में हम खरीद रहे हैं, अगर इंटरनेशनली, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हम अब ज्यादा पैदा करने लग गए हैं ना, तो हमारा जब ज्यादा पैदा होने लगी, चीनी हमारी ज्यादा पैदा होने लगी, गेहूं होने लग गया, चावल होने लग गया, सब एक्सपोर्ट होते हैं। ये एक्सपोर्ट तब होगा जब हमें हिंदुस्तान में सस्ता पड़ेगा। वो सस्ता कैसे पड़ेगा, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो ये बताएं ना पब्लिक को, क्योंकि ऐसे सस्ता पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि देश में क्या होने वाला है, बहम में नहीं रहेगा कोई भी। देश में होने वाला ये है कि गुजरात में अहमदाबाद में एक वो अभी क्रिकेट का मैच होता है, उसका नाम जो उनके नाम पे होता था, अब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया है, और उसका एक एंड का नाम जो है वो रिलायंस एंड है और दूसरे का अदानी एंड है। रेलवे के ऊपर लिखा जाने लग गया है अदानी रेलवे, भारतीय रेलवे की जगह। और ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि तुम जो बोलोगे वही चीजें लोग मान लेंगे। किसान समझदार है, किसान पढ़ लिख चुका है, किसान को सब कुछ पता है। भारतीय रेल की जगह अदानी नहीं है, अदानी रेलवे लिखा हुआ है, डब्बों पे जाके देखो, जाके पता लग जाएगा। रेल के इंजन तक पे लिखा हुआ है। आप ये जो है अभी चलिए काम कर रहे हैं ना, सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। सर पैनल की कुछ तो गरिमा रखिए। सर यहाँ पर विचार आमंत्रित है। सर यहाँ पर प्रतिक्रिया आमंत्रित है, विचार आमंत्रित है, एक साथ सभी लोग बोलेंगे। ये क्या शो है फिर? कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? एक दूसरे की बात नहीं समझ में आ रही है। कितनी गंभीर बातें निकल गई, तथ्यों पे बात कीजिए प्लीज, बारी बारी से। जल्दी खत्म कीजिए, सोल्यूशन एक ही है, जल्दी खत्म कीजिए। एमएसपी ये डिक्लेयर कर दे, कानून बना दे, 90% सोल्यूशन हो गया, फिर लोग ये कहना शुरू कर देंगे जी अब तो बात होनी चाहिए। तो अब तो जो संशोधन चाहते हैं वो हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी सारी। पर एमएसपी मुंह से कह देना, उससे मैं कतई एग्री नहीं करता हूँ कि है, रहेगा और था। ठीक है, चौहान जी जवाब दे दीजिए। आ रही उनके बाद तंवर साहब आपके पास भी घटाई दे देंगे ना। हाँ ठीक है, जल्दी रुक जाइए चौहान जी, एक लाइन का सवाल और सुन लीजिए। अभी आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी,
कृषि विपणन कमेटी का जो आपने एक बड़ा व्याख्यान दिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा और पंजाब में कृषि विपणन समितियों की वजह से हरियाणा और पंजाब का किसान समृद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सीधा जवाब देना। और दूसरा, जब 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट समाप्त कर दिया था, वहाँ किसान की दुर्दशा हुई या नहीं हुई? हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, उत्तर दे दो जी। बिल्कुल, बोलिए सर। देखिए, सरकार ने कहीं किसी कानून के माध्यम से या अन्यथा नहीं कहा कि एपीएमसी मार्केट खत्म हो रही है। जो खत्म नहीं हो रही, उनको खत्म होने की उनकी आशंका बता करके आंदोलन हो रहा है। मेरा विषय वो नहीं है। कानून में एक मिनट भाई बोलने तो दो, सवाल पूछा क्यों था? फिर उत्तर सवाल पूछा क्यों था? अगर उत्तर बयान नहीं कर सकते तो समृद्ध हुआ या नहीं हुआ? और बिहार का किसान जवाब ले लो भाई, जवाब ले लो। यही दिक्कत है अनामिका जी। आशंकाओं के आधार पर आ रहे, वो आपके सवाल पे ही आ रहे। बोलिए सर, बोलिए। आशंकाओं के आधार पर आंदोलन चल रहा है। एक आशंका जताई जा रही है कि मंडी खत्म हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। मंडी कहीं खत्म नहीं हो रही। सरकार कह रही है हम मंडियों को और मजबूत करने के लिए धन का बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आशंका ये जता रहे हैं कि जमीन चली जाएगी। कानून ये कहता है कि जमीन की तरफ कोई कारोबारी, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला काणी आंख से भी नहीं देख सकेगा, खोटी आंख से उसकी तरफ लखा नहीं सकेगा। जमीन बचेगी, जमीन जाएगी नहीं। यानी कुल मिलाकर हो ऐसा रहा है कि घर से मत निकलना क्योंकि सड़क पे एक्सीडेंट हो सकता है। केवल इस आशंका से कि एक्सीडेंट हो सकता है, घर से निकलना किसी ने बंद किया है क्या? अगर भाखड़ा डैम बनते समय ऐसे कुतर्क के आधार पर कि उसमें से बिजली निकल गई तो पानी खेती लायक नहीं रहेगा। जब एपीएमसी एक्ट बिहार में समाप्त किया, आप बीच में बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा। हुआ क्या नहीं हुआ? उत्तर सुनना पड़ेगा। रुकिए, आपका सवाल हो गया सर, हो गया। दोबारा नहीं हो गया। मुझे एक वाक्य पूरा करने दीजिए, बीच में बोलते मेरी बारी। पे आ जाइए। हाँ, मैं डायरेक्ट पर आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूँ। अगर इस आशंका के कारण या भ्रम फैलाए गए भ्रम के कारण कि भाखड़ा डैम बनने से बिजली निकल जाएगी पानी में से और पानी कृषि लायक नहीं बनेगा, हम भाखड़ा डैम का निर्माण रोक देते तो क्या ये देश आगे बढ़ता? केवल इस आशंका के कारण के कुछ नुकसान हो सकते हैं। किसानों के हित के कानूनों को गठड़ी बांध के रख दें तो इससे किसानों का अहित होगा। हम विश्वास दिला सकते हैं इस बात का कि अगर किसान का कहीं अहित होता दिखेगा तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार और कोई भी पार्टी वो किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी। मैं तो इस बात में कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं। किसान का अहित करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हम गारंटी देते हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं। किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। आशंकाओं, भ्रम के आधार पर चल रहा आंदोलन खत्म करिए। कानून निलंबित हैं, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। अब धरने पर बैठे लोगों को घर लौटना चाहिए। बातचीत चलेगी। सुमित साहब बोलिए। बातचीत कानून तो देखिए निलंबित है। कानून निलंबित है कि नहीं? किसानों की मांग है कानून लागू नहीं होने चाहिए। कानून निलंबित चल रहे हैं। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन धरने पर बैठे रहने से संवाद कैसे होगा? कांग्रेस को सुनिए। हाँ, झूठ कहने में भी हमारे तो हाथ कांपते हैं झूठ बोलते समय, शरीर कांपता है। आपके तो मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, आपके अध्यक्ष के सामने बोलते हैं। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री वो राहुल गांधी के सामने कैमरा पर झूठ बोलते हो, वे कहते हैं कि उन्हें झूठ से डर लगता है। गिरेबान में झांकीजिए, अंदर झांकिए। आपके मुख्यमंत्री को अभी देश में देखा राहुल गांधी की मौजूदगी में जनता के बीच में कैमरे पर खड़े होकर झूठ बोला, और आप कहते हैं आपकी पार्टी झूठ नहीं बोलती। हे सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतारों, अपने भीतर देखो, फिर कुछ उचारो, फिर कुछ बोलो। कमाल है, आप दोनों बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सुन भी नहीं रहे, फिर भी एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए आपके पार्टी के नेताओं को। हरिश्चंद्र बाबू से पूछ लीजिए अनामिका जी, इनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते पकड़े गए कि नहीं कैमरे पर, और बोला किसके सामने? राहुल गांधी की मौजूदगी में, पब्लिक में। किसानों के शुभचिंतक इनकी मुखिया सोनिया गांधी झूठ बोलती पकड़ी गई कि सीएए से नागरिकता चली जाएगी, एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। इनकी नेता ने कहा, पब्लिक में कहा, भीड़ में कहा, मुसलमानों को उकसाया। झूठी है कि नहीं? यहाँ पर कौन झूठा है और कौन सच्चा ये तय करने हम नहीं बैठे। किसान आंदोलन का कोई छोर क्यों नहीं दिख रहा? ये आंदोलन जीवी और परजीवी कौन है? एक फोन कॉल की दूरी पर प्रधानमंत्री है तो कहाँ है वो फोन कॉल, कौन से नंबर है? वार्ता के द्वार खुले भी हैं और किवाड़ बंद भी, ये समझ से बाहर क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर चाह रहे हैं। कौन झूठा है, कौन सच्चा, या किसी का भी भाषण यहाँ सुनने के लिए यहाँ पर हम नहीं बैठे हैं। किसानों की भी बात कर लीजिए, कृषि हित की भी बात कर लीजिए, आप लोगों से ये गुजारिश है। और कम से कम सर जो भी बात आप कह रहे हैं कम से कम वो सुनिए। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ इस पूरे डिबेट के दरमियान सभी एक साथ बोल रहे हैं, कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा। जब सुनने की क्षमता नहीं होगी तो समाधान पर हम और आप क्या बात करेंगे? कौशिक साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे तो शर्म आती है कि जो नेशनल पार्टी के प्रवक्ता लोग जो हैं वो मुद्दे पे जो 1 घंटे के जो बहस हुई है इसमें मुद्दे पे 2 मिनट नहीं बोले और एक दूसरे को झूठ, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, एक दूसरे पे लांछन, सॉल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा है। जब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बातें हो रही है थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन पूरे 1 घंटा ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को कह रहा हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं मुद्दे से कहीं नहीं हिला। मैंने तथ्यों पर बात की है, सबको एक लाठी से कैसे हाथ सकते हैं आप? सोशल मीडिया पूरे दिन यही काम पे तो लगा रखा है आपने कि एक दूसरे की झूठ पकड़ दे रहे हो। कम से कम यहाँ किसान के लिए बैठे हो, 1 घंटे किसान की बात कर लो और किसान के बारे में सॉल्यूशन कैसे निकले वो भी बातें कर लो। और मैं तो दोनों को कह रहा हूँ, दोनों को नहीं, मैं तो सब लोगों को यही कह रहा हूँ कि हम किसान के लिए बैठे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के उन्हीं की बातें करें। सर एक सेकंड, वीरेंद्र चौहान सर, चौहान जी, आज भी एक 18 साल के किसान की, युवा किसान की मौत हो गई सर। दुख होता है ना सर इस बात का, लेकिन जब ये पूछा जाता है तभी इस तरह का बयान आ रहा है। इन किसानों के परिवार ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे प्रति सहानुभूति तक नहीं दिखा रही है। ऐसा नहीं। मैं उत्तर दे दूं? हाँ? आपने मुझसे कहा है हाँ। एक भी हिंदुस्तानी नागरिक के कहीं प्राण जाते हैं, चाहे वो आंदोलन में जाएं, वो सरहद पे जाएं या घर में भी जाएं, तो ये कष्ट की बात है। लेकिन वहां पर गुमराह करके किसानों को ले जाना, फिर उनमें से किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है आंदोलन के दौरान, तो उनकी लाशों पर राजनीति करना, सहानुभूति की मांग करना, ये कहाँ की राजनीति? बिल्कुल गलत है। ये कैसे? ये अमानवीयता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अमानवीय है सर, फुली अग्री। अब एक और सवाल, आपको पता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया गया, आंदोलन की राह पर ले जाया गया। आप कह रहे हैं कि भोले भाले किसानों को बरगलाया गया। आप आंदोलन जीवी परजीवी सब कह रहे हैं। कुछ एक वो लोग जिन्होंने दिल्ली में आईटीओ पे और लाल किला पे जो किया उसे आप उपद्रवी भी कह रहे हैं। ठीक, दिल्ली पुलिस हालांकि उस पर काम कर रही है। जब आपको सब पता है तो आप ले आइए सही राह पर। ये किसकी जिम्मेदारी है? वो अरेस्ट नहीं किया सीधा ना सरकार। क्या ये अंतहीन आंदोलन होगा? एक सेकंड सर, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? सरकार अनामिका जी पहले दिन से पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसानों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान निकले, संवाद का सिलसिला जारी रहे और जो लोग गलत काम करने वाले हैं उनको कानून के दायरे में लाकर, कानून के सम्मुख लाकर उनको न्याय के सामने कटघरे में खड़ा करके उनको दंडित भी किया जाए। एक सवाल और सर, किसानों के साथ संवाद करके। मेरे पास केवल 1.5 मिनट बचा है, सबसे फाइनल कमेंट लेना। एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सवाल सर, चौहान जी एक सवाल। जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को किसी तरह के मुआवजे का ऐलान करेगी क्या सरकार? देखिए, किसको मुआवजा किस नियम के तहत मिल सकता है या मिलना चाहिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। किसी इस आंदोलन के दौरान कोई किसान जिनका निधन हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई, मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। किसी किसान की इस आंदोलन के दौरान अगर मृत्यु हुई है, उसको किस नियम के तहत मुआवजा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इसका निर्णय करने का अधिकार संबंधित राज्य की सरकार को या
सरकार के जो एग्जिस्टिंग नियम हैं कहीं केंद्र के हैं, तो उनके तहत अगर वो उसके अधिकारी बनते होंगे तो उनको मिलेगा निश्चित रूप से। आप हरियाणा राज्य सरकार की बात कर लीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर नियम के दायरे में उनको कोई राहत मिलना बनता है, निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन लाशों पर राजनीति करने वालों को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब 20 सेकंड हम लाशों पर राजनीति के खिलाफ हैं। 20 सेकंड तंवर साहब। अनामिका जी, जिस प्रकार से वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग नियम और ये बेफिजूल की बात है, विषय सिर्फ और सिर्फ ये है आज जैसा कि की क्या बात है सर, जैसा कि आपकी डिबेट में विषय आया, ये जो 223 अब सुन लीजिए 223 किसान मर चुके हैं और आपके मुंह से संवेदना के शब्द भी नहीं। ये कैसी सरकार चल रही है? आपके कान खराब हैं, आपके कान खराब है, आपको हमारी संवेदनाएं सुनाई कोई कान खराब नहीं। और आपको समझ नहीं आता, आप राजनीति कर रहे हैं लाशों पर, निस्संदेह लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका काम है किसान मारा गया, आप उसका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ओके सुमित कौर 20 सेकंड आ रही हूँ। चौहान जी सबसे आखिर में आऊंगे आपके पास। रुक जाइए 20 सेकंड जिसको दिया जा रहा है वही बोल सकता है खाली। सुमित साहब, सुमित कौर फाइनल कमेंट। चौहान जी ने एक सवाल, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और आखिरी का भी नहीं दे पाएंगे। ये जो 200 से ऊपर किसानों की जो डेथ हुई है, आत्महत्या करी है, किसी भी कारण से हुई है, एक भी नेता इनका संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। अब उनके परिवार को क्या देंगे? ये अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, रोज डीजल के गैस के दाम बढ़ा रहे। क्या किसान डीजल यूज नहीं करता? क्या किसान गैस यूज नहीं करता? आप खुद एक परिवार से आते हैं, किसान परिवार से, तो अपने आप को किसान हितैषी की दुहाई मत दीजिए। सुन रहे लोग, आपको एक पार्टी बीजेपी कांग्रेस इन सबसे ऊपर उठ जाइए। इस समय देश और प्रदेश की जनता की बात कीजिए। ये पार्टी सब आने जानी है। चौहान जी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है, किसानों के नाम पर कंधे पर बंदूक रखकर किसानों की लाशों पर पतीले और अंगीठे चढ़ाकर राजनीति करने से विपक्षी बाज आए इस गंदी राजनीति से, गंदी राजनीति से बाज आइए। आपकी पार्टी तो वो है जो दारू पिलाकर आंदोलन करने की बात कर रही है। शर्म आती है आपको? माफी मांगी आपने? आप लोग शांत हो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है सर, भाषण नहीं, प्लीज रुक जाइए। सरकार कि मुखालफत जो भी करे उनकी जुबान तक पे सुना गया कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, किसानों को दारू पिलाना है, दिल्ली ऊंचा बोलना, क्योंकि वहाँ सब गूंगे बह रहे हैं। वो कौन घटिया लोग हैं, वो कौन निकलने लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए किसानों शामिल होने के लिए नहीं शांत होंगे। आप पता है काश ये आंदोलन शांत हो जाता, हम ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम आप ही को नहीं चुप करा पा रहे। आंदोलन का क्या हल होगा कोई छोर अभी नहीं दिख रहा, लेकिन समाधान की ओर आगे बढ़ते बढ़ते जो भी अपडेट होगा पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।